चैप्टर 1 कंप्यूटर सिस्टम। तो आज से हम इस चैनल के ऊपर सारी ही 11th और 12th की बुक्स के बारे में कंप्यूटर की है उनके बारे में आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है हमारा कंप्यूटर सिस्टम। उसके अंदर 1.1 इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो चलिए यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम को जानते हैं। अगर आप इसकी डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे है ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन एक्सेप्ट प्रोग्राम टू एक्सेप्ट डेटा, प्रोसेस इट एंड जनरेट रिजल्ट आउटपुट। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे जाने तो डेटा क्या चीज़ है। डेटा यहाँ पे रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल का मतलब कोई भी चीज़ें हो सकती है, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, म्यूज़िक फाइल। आपको इंस्ट्रक्शन डालते हैं, टेक्स्ट हो सकते हैं, नंबर हो सकते हैं, वो सब कुछ डेटा होगा जो आप यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद में हमारा जो सीपीयू है वो क्या करेगा, उसके ऊपर प्रोसेस करेगा उस डेटा के ऊपर, और उसको किस में बदल देगा, इन्फॉर्मेशन में बदल देगा। किस में बदलेगा, इन्फॉर्मेशन में। और वो इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ पे दिखाई देगी, आउटपुट के ऊपर हमें यहाँ पे दिखाई देगी। तो ये इसीलिए इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम यूजर एंड प्रोसेस इट एंड जनरेट रिजल्ट। तो ए कंप्यूटर अलोंग विद एडिशनल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टुगेदर इज कॉल्ड ए कंप्यूटर सिस्टम। तो साथ में जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं उनके कॉम्बिनेशन को अपने क्या कह देंगे, कंप्यूटर सिस्टम कह देंगे। तो एक कंप्यूटर सिस्टम प्राइमरी उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, एक सीपीयू होगा, मेमोरी होगी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज होंगे और स्टोरेज यूनिट होगी। तो यहाँ पे आपको ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इसके डायग्राम से अपने इसको कम्प्लीटली समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम है, तो ये हो गए इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का क्या काम होता है, तो अगर हम समझे तो इनपुट डिवाइस क्या है, हम कंप्यूटर के अंदर डेटा इंस्ट्रक्शन को डालने के लिए इनपुट डिवाइस को यूज़ करते हैं। ह्यूमन कौन सी लैंग्वेज समझता है, हिंदी या इंग्लिश समझेगा। वो ऐसे तो है नहीं कि 0 1 की लैंग्वेज को सीधा ही समझ जाएगा। कंप्यूटर चलता है हमारा बाइनरी लैंग्वेज पे, 0 और 1 पे। क्यों चलता है, क्योंकि करंट को अपने क्या करते हैं, 0 और 1 से दिखाते हैं। 0 यहाँ पे ऑफ हो जाएगा, अगर अपने यहाँ पे 1 को यहाँ पे हम ऑन मान लेंगे, इसको हाई वोल्टेज मान लेंगे, इसको लो वोल्टेज मान लेंगे। तो यहाँ पे इनपुट क्या करता है, यूजर जिस भी लैंग्वेज को समझता है उस लैंग्वेजेस को इनपुट डिवाइसेज क्या करते हैं, बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके किसके पास भेजते हैं, सीपीयू के पास में। अब सीपीयू के अंदर क्या चीज़ें होती है, सीपीयू के अंदर 3 चीज़ें हमारी होंगी, प्राइमरी मेमोरी, सीयू और एएलयू। अब प्राइमरी मेमोरी क्या करेगी, जो हमने डेटा इंस्ट्रक्शन वो बाइनरी लैंग्वेज में भेजे उनको स्टोर करने का काम करेंगे। सीयू कंट्रोल करने का काम करेगा, भी कौन से काम को पहले करवाना है, कौन से काम को बाद में करवाना है, क्या आपने इनपुट दिया है। उसके बाद में एएलयू उस पर प्रोसेसिंग करने का काम करेगा। जैसे उसके ऊपर आप कोई भी अर्थमेटिकल ऑपरेशन लगाते हैं या कोई लॉजिकल ऑपरेशन लगाते हैं, वो आपका यहाँ पे क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट होने के बाद में यहाँ पे आपका आउटपुट दिखाई देगा। प्रोसेस होने के बाद में अगर आप इसको परमानेंट स्टोर करना चाहते हैं तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर कर सकते हैं, कि ताकि इसको बाद में काम में लिया जा सके। तो ये हमारा हो गया सीपीयू कंप्लीट। तो यहाँ पे हमारा एक बार हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है। इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस जो डेटा को इनपुट करने का काम करेगी। सीपीयू हमारे यहाँ पे प्रोसेस करने का काम करेगा और आउटपुट हमें रिजल्ट दिखाने का काम करेगा। अब इनपुट डिवाइस, जिन डिवाइसेज की मदद से हम क्या करेंगे, डेटा इंस्ट्रक्शन डालेंगे, वो इनपुट हो जाएगा, जिस पे रिजल्ट देखेंगे वो आउटपुट डिवाइसेज हो जाएंगे। स्टोर करने के लिए जिन भी स्टोरेज को अपने यूज़ में लेंगे वो सेकेंडरी स्टोरेज हो जाएगी, जिसमें परमानेंट हमारा डेटा स्टोर हो जाएगा। ये हो गया हमारा कंप्यूटर सिस्टम। उसके बाद में आता है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इट इज़ ए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। तो यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है कंप्यूटर में, दैट कैरी आउट द एक्चुअल प्रोसेसिंग। जो भी एक्चुअल प्रोसेसिंग होती है वो करता है सीपीयू। अगर अपने छोटी क्लासों में पढ़ते हैं तो ये इस डब्बे को अपने सीपीयू बोलते थे, लेकिन ये सीपीयू नहीं होता है, कैबिनेट होता है। इसके अंदर मदरबोर्ड लगा होता है, मदरबोर्ड के ऊपर आपको बहुत सारे पार्ट देखने को मिलते हैं। इसमें हमारी प्राइमरी मेमोरी जुड़ी होती है, यहीं पे हम सेकेंडरी मेमोरी को कनेक्ट करते हैं, यहीं पे हमारे पास प्रोसेसर होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अगर अपने कहे तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, सीपीयू को कहा जाता है। इट कॉमनली कॉल्ड प्रोसेसर। प्रोसेसर कहेंगे, फिजिकली एक डिवाइस होता है। सीपीयू को हम हार्डवेयर डिवाइस भी कह सकते हैं। कैन बी प्लेस्ड ऑन वन और मोर माइक्रोचिप कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट। द आईसी ये सेमीकंडक्टर में मटेरियल की बनी होती है। तो यहाँ पे देखिए सीपीयू में क्या क्या चीज़ें होती है वो हम यहाँ पे जानेंगे। तो अगर आप इस डेफिनेशन को आप कमेंट में बता सकते हैं कि मैं इसको पढ़ के बताऊँ या जनरली आपको इनके बारे में बता दूँ। तो यहाँ पे देखिए सीपीयू में क्या होता है, इंस्ट्रक्शन, जो आप इंस्ट्रक्शन देंगे और जो डेटा आप इसके इनपुट डिवाइसेस के थ्रू देंगे उसके ऊपर ये प्रोसेस करने का काम करेगा। अब ये मेमोरी से वो सारी चीज़ें फैच करेगा जिनके ऊपर प्रोसेसिंग की जाए। तो इसके दो, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, इसमें 2 चीज़ें होती है, एक होता है एएलयू और एक होता है सीयू।
सीयू को बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। ये कंट्रोल करने का काम करता है। अभी इनपुट डेटा है, कितना डेटा फ्लो आया, कौन सा काम होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए, आउटपुट के लिए क्या गया। और एएलयू क्या है, मेन प्रोसेसिंग करने का काम करता है। अर्थमेटिकल ऑपरेशन जैसे प्लस माइनस, उसके बाद में मल्टीप्लाई, उसके बाद में डिवाइड, और इसके बाद में इसके अंदर जो भी कंपेयर करने के होते हैं वो सारे ऑपरेशन ये करने का काम करता है। तो यहाँ पे अपने देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। नीचे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एएलयू और यहाँ पे सीयू दिया हुआ है। इनके बारे में भी आगे आपको देखने को मिलेगा, जो कि आप इसी चैप्टर में आगे देखेंगे। इसके बाद में आ जाते हैं हमारे इनपुट डिवाइसेज। इनपुट डिवाइसेज मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वो डिवाइसेज होते हैं जिनके द्वारा हम क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर के अंदर डेटा को इंसर्ट करने का काम करते हैं। द डिवाइस थ्रू विच इज कंट्रोल सिग्नल आर सेंड टू कंप्यूटर आर टर्म्ड एज इनपुट डिवाइसेज। दी डिवाइसेज कन्वर्ट द इनपुट डेटा इनटू डिजिटल फॉर्म। डिजिटल फॉर्म का मतलब यहाँ पे बाइनरी लैंग्वेज में बदलने से हो जाएगा, क्योंकि आप बाइनरी लैंग्वेज को नहीं समझते हैं। तो ये क्या करेंगे, जो हमारे क्या होते हैं, ये इनपुट डिवाइसेज है, वो आपके द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शन या डेटा दिया जाता है उसको डिजिटल फॉर्म में बदल देते हैं, जिसे कंप्यूटर एक्सेप्ट कर लेता है। सम एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस इंक्लूड कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, टच स्क्रीन। और ये यहाँ पे कुछ फिगर दिए हुए हैं, तो चलिए यहाँ पे मैं इनके बारे में आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपने जूम कर लेते हैं इसको। अब मैं यहाँ आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए, कीबोर्ड से अपने क्या करते हैं, कीबोर्ड है हमारा, कीबोर्ड से हम डाल सकते हैं इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट, कोई भी लेटर, या फिर कोई भी अपने नंबर्स डाल सकते हैं कीबोर्ड की मदद से। वो यहाँ पे सीपीयू के पास चला जाएगा। उसके बाद में हम माइक को यूज करते हैं। माइक से क्या कर सकते हैं, हम अपनी वॉइस को क्या करते हैं, डिजिटली स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद में हम स्कैनर से क्या कर सकते हैं, अपने पास स्कैनर होता है। स्कैनर क्या काम करता है, स्कैनर अपनी कोई भी डिजिटल, कोई भी हार्ड कॉपी है, हार्ड कॉपी का मतलब प्रिंटेड टेक्स्ट को कंप्यूटर में सेव करना है। जैसे ये नोट्स को आपको सेव करना है, पीडीएफ फाइल में किसी के पास भेजना है, तो आप स्कैनर को काम में ले सकते हैं। अगर इसके अलावा हम बात करते हैं, स्कैनर के अलावा, तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। बीसीआर, बार कोड रीडर। ये क्या करता है, बार कोड को, जैसे ही शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो बार कोड को रीड करके वहाँ पे कितना उसका प्राइस है, क्या क्वांटिटी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इंसर्ट की जाती हैं। उसके बाद में आता है ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। तो ओसीआर क्या करता है, टेक्स्ट को, किसी भी फ़ोटो से, किसी भी लिखी हुई चीज़ को क्या करता है, डिजिटली टेक्स्ट बना के देता है। फिर आता है ओएमआर। अपने क्या करते हैं, ओएमआर शीट के ऊपर जो भी पेपर देते हैं उसको रीड करने के लिए, उसका रिजल्ट बनाने के लिए ओएमआर को काम में लेते हैं। क्यूआर यहाँ पे यूज़ लेते हैं अपने डेली पेमेंट के लिए। क्विक रिस्पॉन्स कोड। उसके बाद में बैंकिंग में एक काम में लिया जाता है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, जहाँ पे चेक के नीचे जो अपने यहाँ पे कोड दिए होते हैं वो क्या होते हैं, मैग्नेटिक इंक से लिखे जाते हैं, ताकि उसे रीड करना आसान हो। तो उसके लिए मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर काम में लिया जाता है। इसके अलावा जॉयस्टिक आजकल इतनी काम में नहीं आती, तो गेम कंट्रोलर आते हैं जिससे गेम खेला जाता है। तो ये हमारी इनपुट डिवाइसेज है, जो क्या करती है, हमारे द्वारा डाले गए इंस्ट्रक्शन और डेटा को किसमें, डिजिटली फॉर्मेट में सीपीयू तक पहुंचाती है। उसके बाद में सीपीयू क्या करता है, इसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है। तो ये हमारा यहाँ पे इनपुट डिवाइसेज हो गया। उसके बाद में आता है आउटपुट डिवाइसेज। जब भी क्या है, हमारा क्या करेगा, सीपीयू हमारा प्रोसेस कर लेगा। सीपीयू ने जब भी प्रोसेस कर लिया तो रिजल्ट को कैसे दिखाएगा। अब रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट अगर 0 1 में आने लग गया, ऐसे 0 0 0 0 1 1 0 0 ऐसे समथिंग रिजल्ट आता है, तो क्या आप उसे समझ पाओगे, नहीं समझ पाएंगे ना। तो इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, आउटपुट डिवाइसेज का। तो यहाँ पे हमारे पास आ गई आउटपुट डिवाइसेज। आउटपुट डिवाइसेज क्या करेंगी, उस रिजल्ट को क्या करेंगे, डिजिटल फॉर्मेट से जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होता है उसके अंदर आपको यहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे। तो सबसे ज़्यादा अगर डिस्प्ले होता है तो मॉनिटर के ऊपर होता है। अगर हम यहाँ पे आउटपुट डिवाइसेज की बात कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा जूम करके हम आउटपुट डिवाइसेज की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो हमारी हो जाती है स्क्रीन, जिसे अपने क्या बोलते हैं, मॉनिटर बोलते हैं। अब मॉनिटर के भी टाइप्स हैं, लेकिन वो आपके हैं नहीं। अगर सिलेबस में आगे आपको मिलेंगे तो मैं आपको मॉनिटर्स के टाइप ही बता दूंगा। स्क्रीन में मॉनिटर और प्रोजेक्टर आ जाएंगे। उसके बाद में प्रिंटर आ जाएगा हमारा, जिसमें क्या करते हैं, हम सॉफ्ट कॉपी को हम क्या करेंगे, हार्ड कॉपी में बदलेंगे प्रिंटर की मदद से। फिर आ जाता है हमारा प्लॉटर। प्लॉटर क्या होता है कि ये बहुत बहुत बड़े बैनर लगे होते हैं, अगर ग्राफिक जो आपको आउटपुट चाहिए तो उसके लिए प्लॉटर को काम में लिया जाता है। उसके बाद में बात करते हैं तो स्पीकर, साउंड को अगर आपको यहाँ पे आउटपुट लेना है तो आपको स्पीकर चाहिए। ये हो गए हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेज। तो यहाँ पे अगर नीचे चलते हैं हम, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब कंप्यूटर में कैसे कैसे परिवर्तन आए उसके ऊपर है एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। तो इसको अभी हम नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं। वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। तो देखिए, कंप्यूटर जब बना, वैसा आज जो आप फ़ोन यूज़ करते हैं या फिर आज लैपटॉप यूज़ करते हैं, कंप्यूटर यूज़ करते हैं, वैसा कंप्यूटर नहीं था। तो कैसे इसमें परिवर्तन आया वो हम यहाँ पे देखने को मिलेगा। हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि
500 BC, बिफोर क्राइसिस, मतलब बिफोर क्राइसिस 500 साल पहले, एक से पहले। तो तब कौन सा यूज किया जाता था? अबेकस यूज किया जाता था। तो क्या करता था? कंप्यूटिंग डिवाइस था। आज से 3000 साल पहले कह सकते हैं। मैकेनिकल डिवाइस था। ये क्या करता था? कैलकुलेट करता था, सिंपल अर्थमेटिकल कैलकुलेशन, जैसे घटाना और जोड़ना। उसके बाद में 1642 के अंदर यहाँ पे पास्कलाइन आया, ब्लेज पास्कल के द्वारा इसे बनाया गया था। ये मैकेनिकल कैलकुलेटर था जो क्या करता था? एडिशन सब्ट्रैक्ट करता था दो नंबरों को डायरेक्टली, एंड मल्टीप्लाई और डिवीजन भी कर देता था रिपीट एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्मूले से। उसके बाद में एनालिटिक्स इंजन आ गया हमारा 1834 के अंदर, जिसे चार्ल्स बेबेज, कंप्यूटर के फाउंडर भी इन्हें बोला जाता है, कंप्यूटर के जनक भी कहते हैं। तो इनके द्वारा बनाया गया था, जिसमें क्या था कि आप क्या करोगे, यहाँ पे कंप्यूटिंग डिवाइस बनाया गया जो इनपुट लेगा, प्रोसेसिंग करेगा, स्टोर करेगा और बाद में आउटपुट को डिस्प्ले करेगा। मॉडर्न कंप्यूटर भी इसी की बेस पे हमारा यहाँ पे बना हुआ है। फिर 1819 के अंदर यहाँ पे टेबलेटिंग मशीन आई, जो कि हरमन होलिर्थ के द्वारा डिज़ाइन की गई थी। टेबलेटिंग मशीन फॉर समराइजिंग डेटा स्टोर करने के लिए ऑन पंच कार्ड। इट इज़ कंसिडर टू बी फर्स्ट स्टेप, प्रोग्रामिंग का इसमें फर्स्ट स्टेप लिया गया। उसके बाद में 1937 के अंदर यहाँ पे ट्यूरिंग मशीन आई। द ट्यूरिंग मशीन कंसेप्ट वाज द जनरल पर्पज प्रोग्रामेबल मशीन दैट वाज कैपेबल ऑफ सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम बाय एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम स्टोर एंड पंच कार्ड। यहाँ पे क्या एल्गोरिथम का यूज़ किया गया ताकि किसी भी समस्या को सोल्व करने के लिए आप अपने प्रोग्राम को स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे जो डिजिटल कंप्यूटर हमारे बने थे वो 1945 या 1945 के अंदर बने थे, एडवेक और ENIAC। यहाँ पे जॉन नोम व्यूनम ने यहाँ पे इन्हें बनाया था, स्टोर प्रोग्राम का कंसेप्ट दिया था। कंप्यूटर वाज द कैपेबल ऑफ द स्टोरिंग डेटा एज वेल एज प्रोग्राम इन मेमोरी। एडवेक एंड ENIAC वाज कंप्यूटर डेवलप्ड बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, जो पहले जो कंप्यूटर थे हमारे इलेक्ट्रॉनिक, उनको यहाँ पे बनाया गया। उसके बाद में 1947 के अंदर यहाँ पे हमारे क्या है, ट्रांजिस्टर आए। जैसे वैक्यूम ट्यूब होते हैं अपने घर पे, क्या होता है, बल्ब होता है। अब तो यूज़ नहीं लिए जाते, पहले बल्ब लिए जाते थे, उसमें एक फिलामेंट होता था। अगर इसमें बहुत देर पावर आती थी तो ये गर्म हो जाता था, कई बार फूट भी जाता था। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे बल्ब फूट जाते थे, इसी प्रकार से क्या करते थे, प्रोसेसिंग के लिए वैक्यूम ट्यूब को काम में लेते थे। वैक्यूम ट्यूब को जब काम में लेते थे तो क्या है, वैक्यूम ट्यूब कांच की होती थी और फिलामेंट उसमें गर्म होने के कारण वो टूट जाती थी और हाई पावर कंज्यूमिंग होती थी। अब देखो आप, जहाँ पे आप एक 100 वोट के बल्ब को लगाते हैं, उसकी जगह आप LED 5 लगा सकते हैं, 20-20 वोट की, 10-10 वोट की 10 LEDs लगा सकते हैं। इसी प्रकार से क्या वैक्यूम ट्यूब होती थी कांच की, वो ज़्यादा पावर करती थी, उसकी जगह रिप्लेस्ड कर दिया किसी ट्रांजिस्टर ने। और ट्रांजिस्टर को बनाया कहाँ गया, बेल लैब के अंदर। और इसमें कौन से मटेरियल का यूज हुआ, सेमीकंडक्टर का। और 1947 यहाँ पे ट्रांजिस्टर को बनाया गया। उसके बाद में 1970 के अंदर IC को बनाया गया, इंटीग्रेटेड सर्किट को। ये एक सिलिकॉन चिप होती है जिसपे क्या होता है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बना होता है, बहुत स्मॉल एरिया होता है, जिसको आजकल अपने क्या करते हैं, अपने प्रोसेसर में भी बहुत सारे IC सर्किट लगे होते हैं। अगर आप अपने फ़ोन में देखोगे या किसी भी मदरबोर्ड पे देखते हो छोटे छोटे पार्ट्स, तो वहाँ पे बहुत सारे इंटीग्रेटेड सर्किट लगे होते हैं, IC लगे होते हैं। अगर आप कभी पानी में कोई डिवाइस आपका इलेक्ट्रॉनिक गिर जाता है, आप रिपेयर कराने जाओगे तो वो कहेंगे कि आपके डिवाइस की IC ख़राब हो चुकी है, तो वो आपका इंटीग्रेटेड सर्किट है वो यहाँ पे ख़राब हो चुका है। तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पे अपने नीचे यहाँ पे लिखी हुई है, तो अपने इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पे वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर इज शो इन फिगर 1.5। तो ये 1.5 है। ये क्या आर्किटेक्चर किसने दिया, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर बोलते हैं इसे। तो इट इज़ कंसिस्ट ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट फॉर प्रोसेसिंग अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे CPU क्या करता है, आपका अर्थमेटिक, मैथ की जितनी भी गणनाएं हैं, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन है वो सारे करेगा। और मेमोरी में क्या करेगा, स्टोर करेगा डेटा एंड प्रोग्राम को। और इनपुट और आउटपुट डिवाइस को अपने क्या करेंगे, डेटा को लेने के लिए और डेटा को दर्शाने के लिए या डेटा के रिजल्ट को दिखाने के लिए। कम्युनिकेशन चैनल टू सेंड एंड रिसीव द आउटपुट डेटा। इलेक्ट्रॉनिक ENIAC जो पहला कंप्यूटर था उसकी फुल फॉर्म हमारे पास यहाँ पे आ जाती है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, द फर्स्ट बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर बेस्ड ऑन वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। तो ये पहला हमारा क्या है, बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था, जिसमें बाइनरी लैंग्वेज में क्या होते थे, प्रोग्राम होते थे। ड्यूरिंग द 1970s लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, पहले तो हमारा IC है, IC के बाद में LSI का मतलब है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन किया गया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्या किए गए, इंटीग्रेटेड किए गए ऑन CPU एंड सिंगल चिप। अब इसको हम क्या बोलने लग गए, प्रोसेसर बोलने लगे, माइक्रो प्रोसेसर। पहले इससे पहले अपने क्या बोलते थे, वैक्यूम ट्यूब, उसके बाद में ट्रांजिस्टर, फिर IC, उसके बाद में 4th जनरेशन अपनी जब भी आई तो वहाँ पे अब क्या बोलने लगे, इसे माइक्रो प्रोसेसर बोलने लगे। मोरेज लो प्रिडिक्ट
exponential growth in the number of transistor that could be assembled in single microchip. In 1980s में क्या है, processor power of the computer increased exponential by integrated around 3 million component on a small size chip termed as very large scale integration। तो अब देखिए यहाँ पे 3 मिलियन क्या थे हमारे यहाँ पे कंपोनेंट किस पे, एक छोटी सी चिप के ऊपर लगाए जाने लगे जिसे अपने बोलते थे VLSI। तो अगर अपने यहाँ पे इसके आर्किटेक्चर को देखेंगे, सबसे पहले हमारे पास थी वैक्यूम ट्यूब, उसके बाद में ट्रांजिस्टर हमारे पास, ट्रांजिस्टर के बाद में हम बात करेंगे तो हमारे पास आ गई थी आईसी, आईसी के बाद में हमारे पास LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन से हमारे पास आया VLSI। तो आज भी हम जो यूज़ करते हैं वो लगभग VLSI ही यूज़ करते हैं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, या फिर इसका एक एडवांस वर्जन बोलते हैं जिसे सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन बोलते हैं, वो हमारे पास यहाँ आगे लिखा होगा। फर्दर एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज़ मेड फिशेबली। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लगभग 106 कंपोनेंट यहाँ पे यूज किए जाते हैं सिंगल चिप पे, उसे बोलते हैं सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। IBM इंट्रोड्यूस द फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर पीसी जो हमारा आया पहला होम के लिए, वो 1980 में आया, और एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया उस टाइम मैकिंटोश को। मैकिंटोश यहाँ पे क्या है, उनका ऑपरेटिंग सिस्टम है। एप्पल यहाँ पे अपने क्या लेके आया उस टाइम, मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम को लेके आया 1984 के अंदर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर और कौन से ईयर में कितने कितने यहाँ पे यूज किए जा रहे थे वो यहाँ पे। सबसे पहला अगर हम माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो इंटेल हमारा 4004 यहाँ पे आएगा, पहला हमारा इंटेल का माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पे। उसके बाद में द पॉपुलरिटी ऑफ द पीसी, जहाँ पे पॉपुलरिटी हो गई पीसी की, लोग पीसी को यूज़ करना चाहते थे। तो ऐसा तो है नहीं कि ब्लैंक स्क्रीन पे सब लोग यूज़ कर सकते हैं, तो इसके लिए ग्राफिक यूज़र बनाया गया जहाँ पे आइकन, थीम, कर्सर, इनके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे GUI ग्राफिक यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड अदर इन प्लेस्ड ऑफ कंप्यूटर्स विद ओनली कमांड लाइन। और अगर अपने यूज़ करते थे वो सारे क्या थे, ऐसे ब्लैक स्क्रीन आती थी, एक डॉट आता था जिस पे अगर आपको कोई कमांड याद है तो आप इस पे काम कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस पे काम नहीं कर सकते। तो इसे क्या बोलते थे, कमांड लाइन इंटरफेस, CLI बोलते थे इसे, कमांड लाइन इंटरफेस। जो क्या क्या यूनिक्स इस पे चलता था, डोस ऑपरेटिंग सिस्टम इस पे चलता था। अराउंड 1990 द ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब, WW हमारा कब आया, 1919 के अंदर। तो यहाँ पे हमारा WW वर्ल्ड वाइड वेब। फर्दर इसने क्या किया, यूज़ बढ़ा दिया, कंप्यूटर के यूज़ को बढ़ा दिया। उसके बाद में अगर हम यहाँ पे थोड़ा और आगे चलते हैं तो यहाँ पे आती है हमारी कंप्यूटर मेमोरी, ये हम सीखते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। आज हम इस क्लास के अंदर सीखेंगे कंप्यूटर मेमोरी। तो सबसे पहले हम मेमोरी वर्ड को जान लेते हैं क्या होता है। मेमोरी का मतलब होता है जगह, जगह वो कौन सी जहाँ पे हम डेटा और इंस्ट्रक्शन को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा डेटा और इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। एक कंप्यूटर सिस्टम नीड मेमोरी टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के लिए हमें जो डेटा और इंस्ट्रक्शन स्टोर करने हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, मेमोरी। जब भी हम मेमोरी बोलते हैं तो हम कौन सी मेमोरी की बात करते हैं, प्राइमरी मेमोरी की बात करते हैं। और प्राइमरी मेमोरी में भी हम किस मेमोरी की बात करते हैं, जब मेमोरी वर्ड यूज़ करते हैं तो रैम की ज़्यादा हम बात करेंगे। यही बात आगे लिखी है, वेन एवर वी टॉक अबाउट द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम वी यूजुअली टॉक अबाउट द मेन और प्राइमरी मेमोरी। द सेकेंडरी मेमोरी ऑल्सो कॉल्ड स्टोरेज डिवाइस इज यूज टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन एंड रिजल्ट परमानेंटली फॉर फ्यूचर यूज। तो ये फ्यूचर में जो यूज आएंगे उसके लिए हमें क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज यूज़ करते हैं। तो अभी 1 मिनट के अंदर आप सारी चीज़ों को समझ जाएंगे। सबसे पहले हम यूनिट ऑफ मेमोरी समझेंगे। तो यूनिट ऑफ मेमोरी क्या होती है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा कंप्यूटर समझता है बाइनरी डिजिट। तो बाइनरी डिजिट क्या होती है, 0 और 1। 0 यहाँ पे हम ऑफ के लिए यूज़ कर लेते हैं, 1 हम यहाँ पे ऑन के लिए यूज़ कर लेते हैं। 0 लो वोल्टेज, 1 हाई वोल्टेज के लिए। विच आज द बेसिक यूनिट ऑफ मेमोरी, ये यूनिट क्या है, बेसिक यूनिट है। बेसिक मतलब सबसे छोटी यूनिट है, जिसे क्या बोलेंगे हम, बिट बोल देंगे। तो यहाँ पे 0 और 1 है वो हमारे क्या हो जाएंगे, बिट्स हो जाएंगे। फर्दर दीज बिट्स आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म वर्ड्स। अब 4 बिट का एक ग्रुप होगा उसे हम निबल कह देंगे, और 8 बिट के एक ग्रुप को क्या कह देंगे, बाइट कह देंगे। तो अब हम इस वीडियो के अंदर सारी यूनिट्स देखेंगे जो कि हमारी मार्केट में अवेलेबल हैं, जो हमारे फ़ोन के अंदर स्टोरेज आती है या फिर हम और भी जगह यूज़ करते हैं, वो सारी हमारे पास यहाँ पे आएगी। तो सबसे पहले आता है हमारे पास बिट, बिट के बाद में हमारा निबल, निबल के बाद में हमारा आता है बाइट। ये होता है हमारा 0 1, ये हमारी 4 बिट का एक कलेक्शन, और ये होता है हमारा 8 बिट का एक कलेक्शन। अब आ जाते हैं इसके बाद, तो यहाँ पे मैं इसे इरेज कर देता हूँ थोड़ा। तो उसके बाद में आता है हमारा KB। एक KB क्या होती है, 1024 बाइट का
बराबर होता है 1 MB 1024 KB के बराबर, 1 GB हमारा 1024 MB के बराबर। अगर 1024 नहीं लिखना चाहे तो हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 10। 2 की पावर 10 लिख के हम इसे यहाँ पे लिख सकते हैं 2 की पावर 10 बाइट्स 2 की पावर 10 के बीच। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1 TB 1024 GB के बराबर होता है। फिर हमारा आता है पेटाबाइट, पेटाबाइट 1024 TB के बराबर। एक हेक्साबाइट 1024 पेटाबाइट के बराबर। एक जो जेटाबाइट हमारा होता है 1024 हेक्साबाइट के बराबर। और एक हमारा योटाबाइट होता है 1024 जोटाबाइट के बराबर। तो ये हमारी यूनिट्स है जिनको हम क्या करेंगे, मापने के लिए काम में लेंगे मेमोरी को, कि मेमोरी कितना स्पेस लेती है। जो मैंने आपको जगह बताई वो जगह आप किस प्रकार से यहाँ पे डिस्क्राइब करोगे, तो यहाँ पे उस मेमोरी की आप यहाँ पे जो यूनिट्स हैं उनका यूज करोगे। जैसे अगर मैं कह दूँ कि मेरा जो मेरे कोई एक म्यूजिक डाउनलोड किया है, वो म्यूजिक का ऑडियो मेरा 15 MB का है। अगर मैं कहता हूँ कि मैंने एक मूवी डाउनलोड की है जो 4 GB की है, तो साइज़ क्या बताता है, स्पेस बताता है। कौन सी चीज़ स्पेस बताएगी, यहाँ पे यूनिट्स बताएंगी। उसके बाद में आ जाते हैं यहाँ पे टाइप ऑफ मेमोरी। तो यहाँ पे मेमोरी के बेसिकली दो टाइप होते हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। तो यहाँ पे देखिए, ह्यूमन बीइंग मेमोराइज्ड मैनी थिंग्स और ए लाइफ एंड रिकॉल फ्रॉम मेमोरी टू मेक ए डिसीजन और सम एक्शंस। However, we do not rely on our memory completely, and we make notes and store important data and information using other media such as notebook, manually journals, documents, etc. Similarly, computer have two types of memory, primary memory and secondary memory. अब प्राइमरी मेमोरी जैसे ही इसका नाम है, प्राइमरी यूज के लिए काम में ली जाएगी, प्राथमिकता इसे दी जाएगी। सेकेंडरी मेमोरी का मतलब होता है द्वितीय मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी। तो ये क्या होगी, हमारी सेकेंडरी यूजेज के लिए होगी। तो हम आते हैं प्राइमरी मेमोरी पे। Primary memory is a essential component of a computer system. Program and data are loaded into the primary memory before processing. प्रोसेसिंग से पहले हमारे जो प्रोग्राम एंड डेटा होंगे वो किस में लोडेड होंगे, प्राइमरी मेमोरी में। अब देखो, इस बात को मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं यूट्यूब पे वीडियो प्ले करता हूँ। तो जैसे ही मैं यूट्यूब ऐप के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यूट्यूब ऐप का जितना भी डेटा है वो सारा किस में आ जाता है, रैम में आ जाता है। रैम में आने के बाद में आपके सामने वो ऐसा इंटरफेस आता है जिसके अंदर आपके सामने यहाँ पे सर्च और होम के वीडियो जाते हैं, जिनको आप सेलेक्ट करके क्या कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, आपकी जो प्रोग्राम और डेटा है वो क्या होंगे, मेन मेमोरी में कॉपी हो जाएंगे रैम के अंदर। सीपीयू इंटरेक्ट्स डायरेक्टली विद द प्राइमरी मेमोरी। सीपीयू सीधा कनेक्टेड होता है रैम के साथ। वो क्या करता है, रैम से वो डेटा और इंस्ट्रक्शन लेता रहता है, परफॉर्म रीड और राइट ऑपरेशंस। तो ये देखिए, यहाँ पे टू टाइप्स है, रैंडम एक्सेस मेमोरी और यहाँ पे रीड ओनली मेमोरी। तो दो प्रकार की होती है, एक होती है रैम प्राइमरी मेमोरी, दूसरा होता है हमारे पास यहाँ पे रोम। रैम की फुल फॉर्म हो जाती है हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी, यहाँ पे रीड ओनली मेमोरी। अब देखिए, रैम वोलेटाइल होती है। वोलेटाइल मीन्स क्या होता है कि जब भी पावर रहेगी इसके अंदर तभी डेटा रहेगा, और पावर जाते ही इसके अंदर का डेटा डिलीट हो जाएगा। एज लॉन्ग एज द पावर इज सप्लाइड to the computer, it is retain the data in it, but as soon as the power supply is turned off, all the components of RAM are wiped out। तो इसमें क्या है, जैसे ही आपकी पावर चली जाएगी, इसमें जो भी डेटा होगा वो इरेज हो जाएगा। इट इज़ यूज टू स्टोर डेटा टेम्परेरी वाइल द कंप्यूटर इज़ वर्किंग। जब कंप्यूटर चलेगा तो इसके अंदर जो डेटा है वो स्टोर किया जाएगा टेम्परेरी रूप से, परमानेंट इसमें कोई चीज़ स्टोर नहीं करते अपने। और रैंडम एक्सेस, इसको कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है, इसीलिए इसका नाम ही रैंडम एक्सेस है। Whenever the computer is start or a software application is launched, the required program and data are loaded into RAM for processing. RAM is usually referred to as a main memory and it is faster than the secondary memory। अब ये क्या है, तेज़ भी होती है। जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है उससे ये तेज़ भी होती है। और ये क्या है, रैम सबसे ज़्यादा हम क्या करेंगे, काम में लेते हैं जब भी प्राइमरी मेमोरी की बात होती है। रोम क्यों नहीं काम में लेते, क्योंकि रोम की अभी मैं आपको बात बताता हूँ। ये क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी होती है, जिसको अपने पढ़ सकते हैं। तो ये जैसे कि ऑन द अदर हैंड रोम इज़ नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का मतलब है कि जिससे पावर जाने के बाद भी जिसमें डेटा रहता है, विच मीन्स इट इज़ कंटेंट्स आर नॉट lost even when the power is the turn off। it is used to a small but faster permanent storage for the contents। अब देखो, ये क्या है कि इसके अंदर बूट लोडर और यहाँ पे हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने के लिए प्राइमरी मेमोरी में वो प्रोग्राम स्टोर किए जाते हैं। अब हमने पढ़ा था कि मेमोरी तो दो प्रकार की होती है, लेकिन अब ये क्या आ गया, कैश मेमोरी। ये क्या है, रैम इज़ फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी बट नॉट एज फास्ट एज द सीपीयू प्रोसेसर। प्रोसेसर को जितनी स्पीड चाहिए उतनी फास्ट नहीं होती रैम। तो क्या एक मेमोरी और लगी होती है किसके बीच में, रैम
और हमारे सीपीयू के बीच में जो लगी होती है, इसको हम सी लिख देते हैं, कैश मेमोरी सीपीयू। इन दोनों के बीच में एक मेमोरी और होती है जिसे बोलते हैं हम कैश मेमोरी। तो यहाँ पे कैश मेमोरी आ गई। सो बिकॉज ऑफ रैम ए सीपीयू may have to slow down to speed up the operations of the CPU. A very high speed memory is placed between the CPU and the primary memory known as कैसे इट मेमोरी इज अ कॉपी ऑफ द डेटा फ्रॉम फ्रिक्वेंसली। अब देखो सीपीयू को जो ज़्यादा ज़रूरत होती है वो यहाँ पे कॉपी रहता है, जिससे क्या है कि सीपीयू का जो एक्सेस टाइम है या फिर उसके ऑपरेशंस करने के जो टाइम है वो क्या हो जाएंगे, फास्ट हो जाएंगे। इसके लिए इस अपने कैश मेमोरी को यूज करते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी में लिमिटेड स्टोरेज होता है और वो क्या है, वोलेटाइल होती है, और दूसरी बात रीड ओनली होती है। अब अपने को ऐसी डिवाइसेज चाहिए जिनसे क्या करें, आप डेटा को डाल सके, डिलीट कर सके, दोबारा डाल सके, 5 साल बाद चाहिए तो डेटा यूज़ कर सके, 50 साल बाद चाहिए तो डेटा यूज़ कर सके। तो उसके लिए हमारे पास क्या बनाई गई है, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी हैज़ लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी एंड आइदर वोलेटाइल और रीड ओनली मेमोरी। ये कंप्यूटर सिस्टम नीड, अब देखो ये तो आप ही बात पढ़ सकते हो, इसकी सिंपली ये यहाँ पे जो फोटोज दी है उनके हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। अब सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, एक तो इसमें परमानेंट डेटा स्टोर किया जा सकता है, इसके अंदर परमानेंट डेटा स्टोर कर सकते हो आप, इसको बाद में भी कहीं यूज़ कर सकते हो, आप इसे पोर्टेबली भी यूज़ कर सकते हो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को। अब ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आपकी क्या है, जो लास्ट में जो रिजल्ट आएगा उसको बाद में स्टोर करने के लिए आप काम में लेते हैं। ये इतनी फास्ट नहीं होती, इसमें हार्ड डिस्क फास्ट नहीं होती, एसएसडी इसके अंदर क्या होती है, फास्ट होती है। हार्ड डिस्क हमारी स्लो होती है और ये मैग्नेटिक होती है। इसके बाद में देखते हैं हम यहाँ पे सारी चीज़ें। पेन ड्राइव हमारी फ्लैश मेमोरी होती है, पोर्टेबल होती है, कहीं भी ले जा सकते हैं। हार्ड डिस्क, इसमें क्या प्लेटर लगे होते हैं सर्किल के ऊपर, यहाँ पे हमारा जो मैग्नेटिक, अगर इसके ऊपर मैग्नेट लेके जाते हैं तो इसका डेटा इरेज या ख़राब हो सकती है। उसके बाद सीडी डीवीडी हमारी यहाँ पे ऑप्टिकल डिस्क होती है, जिसके ऊपर यहाँ पे हम बर्न करके इसके ऊपर डेटा स्टोर कर सकते हैं। मेमोरी कार्ड, सिक्योर कार्ड होते हैं जो कि फ़ोन में पहले लगते थे, आजकल के फ़ोनों में ये कार्ड आने भी बंद हो गए। कैमराज में ज़्यादातर ये कार्ड यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद में मैग्नेटिक टेप, ये टेप ड्राइवर ये अब यूज़ नहीं किए जाते। कुछ साल पहले, अगर आज से 10-15 साल पहले की बात करें तो वो म्यूजिक की क्या आती, टेप आती थी, कैसेट बोलते थे जिसे, उस कैसेट से अपने क्या करते थे, यहाँ पे अपने डेटा को स्टोर करके रखते थे। हाल फिलहाल हमारे पास एसएसडी ज़्यादा आती है क्योंकि एसएसडी फास्ट है किसकी तुलना में, हार्ड डिस्क की तुलना में, जिससे क्या है हमारा कंप्यूटर फास्ट चलेगा। अगर आप का कंप्यूटर स्लो चलने लगे है तो आप उसे रिपेयर कराने जाओगे तो वो कहेगा कि आप ऐसे हार्ड डिस्क की जगह एसएसडी डलवा लीजिए, जिससे आपके कंप्यूटर की स्पीड थोड़ी बूस्ट हो जाएगी। अब आते हैं हमारे पास डेटा ट्रांसफ़र बिटवीन मेमोरी एंड सीपीयू, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे कि डेटा ट्रांसफ़र एंड बिटवीन मेमोरी एंड सीपीयू क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे मेमोरी और सीपीयू के बीच में डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ पे हमारा मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड पे सीपीयू लगा होता है, यहीं पे हमारी मेमोरी रैम होती है। अगर सेकेंडरी स्टोरेज की डिवाइस करें तो वो भी यहाँ पे साटा केबल के द्वारा जुड़ी होती है मदरबोर्ड के ऊपर। तो यहाँ पे उसको कनेक्ट करते हैं, तो कनेक्ट करने के बाद में हमारी जो केबल्स होती हैं उनको बोलते हैं बसेस। तो यहाँ पे एक सिस्टम बस होती है अगर तीनों को बोले तो, और सिस्टम बस के 3 पार्ट होते हैं, एड्रेस बस और उसके बाद में डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। डेटा बस क्या करती है, हमारा इनपुट आउटपुट से डेटा लेने का काम करती है, स्टोर करने का काम करती है मेमोरी में, और सीपीयू को वो क्या है जब भी उसे ज़रूरत पड़ती है तो उसे देती है। एड्रेस बस क्या करती है, इनके एड्रेस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती है। और कंट्रोल बस क्या करती है, कंट्रोल करने का, जो सिग्नल और जो डेटा आते हैं कि सीपीयू को एग्जीक्यूशन के लिए कितना डेटा चाहिए कितना नहीं चाहिए, एक साथ सारे काम नहीं आ जाएं, तो सबको कंट्रोल करने का, इनपुट आउटपुट और मेमोरी से जो भी सिग्नल या डेटा हमारे इंस्ट्रक्शन आते हैं उनको सीपीयू तक पहुंचाने के लिए कंट्रोल करने का काम करती है। तो यहाँ पे ये हमारा डेटा ट्रांसफ़र बिटवीन कंपोनेंट्स हो गया। इसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा आ जाता है माइक्रो प्रोसेसर। तो हमारी फर्स्ट जनरेशन थी उसके अंदर वैक्यूम ट्यूब थी, सेकंड के अंदर ट्रांजिस्टर, थर्ड के अंदर आईसी, और फोर्थ जनरेशन के अंदर हम क्या कहने लगे, प्रोसेसर कहने लगे कंप्यूटर के अंदर सीपीयू को। तो यहाँ पे सीपीयू को प्रोसेसर कहा जाने लग गया। प्रोसेसर क्या करता है और प्रोसेसर में क्या क्या चीज़ें होती हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक टेबल दी हुई है जिससे हम अच्छे से समझ सकते हैं। उससे पहले हम जनरेशन समझते हैं। जनरेशन क्या होती है, जनरेशन, ये जो जनरेशन हैं ये हमारी कंप्यूटर की जनरेशन नहीं, प्रोसेसर की जनरेशन है। तो हमारा कंप्यूटर का जो पहला प्रोसेसर था वो 4th जनरेशन के अंदर आया, जिसका नाम था इंटेल 4004, उसका नाम था, जो पहला प्रोसेसर बनाया गया इंटेल के द्वारा। तो यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन, तो जनरेशन जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट करते गए तो वो जनरेशन आते गए। एरा का मतलब हो गया टाइम,
कौन से टाइम में कौन सी जनरेशन चलती थी, चिप का टाइप की चिप कैसी थी, जैसे वैक्यूम ट्यूब यूज़ कर रहे थे, ट्रांजिस्टर यूज़ कर रहे थे, उसके बाद में आईसी, उसके बाद में हम क्या चीज़ यूज़ कर रहे थे, वो चिप हो जाएंगे। उसके बाद में आ जाता है हमारा वर्ड साइज़। वर्ड साइज़ का अगर हम सिंपली सीखें तो वर्ड साइज़ होता है कि जब प्रोसेसर बनाए गए तो वो बाइनरी लैंग्वेज पे काम करते थे 0 और 1 पे। अब 0 और 1 पे हमेशा 0 और 1 पे काम करेंगे, तो ये कितने 0 और 1 पे काम कर सकते हैं। जब बनाए गए तो स्टार्टिंग में 4 बिट से शुरू किए गए थे, और आजकल आप देखोगे तो 64 बिट हमारे पास क्या आते हैं, वर्ड साइज आता है इनका। उसके बाद में मैक्सिमम मेमोरी साइज़। मेमोरी साइज़ मैंने कहा था कि जहाँ पे भी अपनी मेमोरी पढ़ेंगे कंप्यूटर में, आप एक चीज़ ध्यान रखिए, जहाँ पे भी अपनी मेमोरी पढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा हम किसको यूज़ में लेते हैं, रैम को हम क्या करेंगे, मेमोरी की जगह काम में लेंगे। जब भी हम क्या बोलते हैं मेमोरी, तो वहाँ पे क्या पढ़ रहे होते हैं, हम रैम पढ़ रहे होते हैं। ना ही तो सेकेंडरी स्टोरेज पढ़ेंगे, ना ही हम रोम को पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे रैम को। तो यहाँ पे हमारा रैम का साइज़ कैसे कैसे बढ़ता गया। क्लॉक स्पीड क्या होती है, क्लॉक स्पीड की अगर सिंपली बात करें तो क्लॉक स्पीड वो चीज़ है जो प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन करने के लिए क्या करती है, उसकी स्पीड को मेजर करने का काम करती है। जितनी ज़्यादा क्लॉक स्पीड होगी, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो उसके अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉनिक पल्स जाएंगे उनके द्वारा, तो इसको यहाँ पे क्लॉक स्पीड माना गया। उसके बाद में कोर कोर सिंपली भाषा में आप समझ लीजिए, आगे हम एक सीपीयू के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे अच्छे से समझेंगे कि सीपीयू के दो भाग हैं। तो ये मल्टीटास्किंग करने के लिए दो भाग काम में आ रहे हैं। अगर सीपीयू में 4 भाग होते, 4 कोर होते, तो ये क्या करते, और ज़्यादा काम करते। अगर इसके अंदर हम 8 कोर बना दें, ये हमने 8 कोर बना दिए तो 8 कोर और ज़्यादा काम करेंगे। तो आजकल 8 कोर 16 कोर तक के प्रोसेसर अपने को देखने को मिलते हैं, जो कि मल्टीटास्किंग में बहुत ही सही है। जैसे बहुत हैवी गेम चलाने हैं या और कोई चीज़ आप करना चाहते हैं हैवी टास्क, तो उसके लिए हमारे यहाँ पे क्या आते हैं, कोर काम में आते हैं। उसके बाद में एग्जाम्पल के अंदर इन्होंने मॉडल दे रखे हैं भी, कौन से मॉडल ज़्यादातर यूज किए जाते थे। तो सबसे पहले आ जाते हैं हमने फर्स्ट जनरेशन पे। फर्स्ट जनरेशन थी हमारी 1971 से लेके 1973 तक, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यहाँ पे चिप काम में ली जाती थी। 4 बिट और 8 बिट के वर्ड साइज थे, 1 KB की मेमोरी साइज थी। उसके बाद में क्लॉक स्पीड थी हमारी 108 से 200 किलोहर्ट्ज तक, और सिंगल कोर था, और इंटेल 8080 हमारा प्रोसेसर था। उसके बाद में सेकंड जनरेशन 1974 से 1978, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, 8 बिट यहाँ पे वर्ड साइज था, 1 MB की मेमोरी साइज थी, अप टू 2 मेगाहर्ट्ज, और सिंगल कोर प्रोसेसर था। और मोटरोला का यहाँ पे हमारा 6800 और 8085 इंटेल का था। थर्ड जनरेशन हमारी 1979 से 80, और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन 16 बिट का था, यहाँ पे 16 MB, 4 मेगाहर्ट्ज से 6 मेगाहर्ट्ज सिंगल, और इंटेल 8086 यहाँ पे हमारा प्रोसेसर था। उसके बाद में फोर्थ जनरेशन 1981 से 1985, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, फिर 32 बिट था ये। उसके बाद में 4 GB हमारा मेमोरी साइज हो गया, अप टू 133 मेगाहर्ट्ज हो गया, और सिंगल प्रोसेसर था, इंटेल 80386, और मोटरोला 68030 हमारा यहाँ पे प्रोसेसर का नाम हो गया। फिफ्थ जनरेशन हमारी 1995 से थी, SLSI। SLS का मतलब होता है यहाँ पे सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे 64 बिट आ गया, और 64 GB हमारे यहाँ पे मेमोरी साइज हो गया, और इसकी स्पीड थी मेगाहर्ट्ज से गीगाहर्ट्ज के बीच में, और मल्टी कोर होता था। इसके अलग अलग वर्जन थे, ये आजकल काम में नहीं लेते। आजकल आते हैं ओक्टा कोर, हेक्सा कोर, ये जो प्रोसेसर होते हैं ये काम में आते हैं। अगर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो माइक्रो प्रोसेसर के स्पेसिफिकेशन के अंदर इन्होंने वर्ड साइज दे रखा है। वर्ड साइज क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स दैट इज माइक्रो प्रोसेसर कैन प्रोसेस एट ए टाइम। एक टाइम में कितने बिट पे काम करेगा, वो साइज़ यहाँ पे होता है वर्ड साइज। तो यहाँ पे आजकल 64 है मैक्सिमम, और स्टार्टिंग में किया था तब 4 बिट से काम किया था इन्होंने। उसके बाद में मेमोरी साइज़। मेमोरी साइज़ क्या होता है, रैम का जो साइज़ है वो मेमोरी साइज़ होता है। आजकल रैम की जो स्टिक्स आती हैं, पोर्ट आते हैं, उसमें 4 पोर्ट आते हैं मदरबोर्ड के अंदर, तो आप 4 रैम स्टिक डाल सकते हैं, 3 डाल सकते हैं, 4 डाल सकते हैं, अलग अलग बोर्ड पे अलग अलग आते हैं। तो यहाँ पे 64 बिट की क्या है हमारे पास, एक मैक्सिमम क्या आ जाती है, रैम की साइज़ आ जाती है। उसके बाद में क्लॉक स्पीड हो गई। क्लॉक स्पीड क्या होती है, जो उसके अंदर क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले हैं, तो उसमें क्या होगा, कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन किस स्पीड से करेगा, तो उसको मापने के लिए हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज और गीगा हर्ट्ज अपने क्या करते हैं, काम में लेते हैं। बिलियन ऑफ पल्स पर सेकंड आते हैं इसमें। और उसके बाद में मैंने कोर बताया था, कोर मल्टीटास्किंग के लिए काम में लिया जाता है। जब अपने क्या करते हैं, कंप्यूटेशनल काम करते हैं, तो मल्टीटास्किंग या मल्टीपल टास्क अब काम करेंगे, तो अपने को क्या करेंगे, सीपीयू के जितने ज़्यादा पार्ट होंगे, जैसे 2 कोर, 4 कोर, 8 कोर, डुअल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर, ये अगर होंगे तो इसमें क्या है, ज़्यादा प्रोसेसिंग होगी।
तो ये तो था हमारा क्या, माइक्रो प्रोसेसर की स्पेसिफिकेशंस। उसके बाद में एक नाम और आपको देखने को मिलेगा, माइक्रो कंट्रोल। माइक्रो कंट्रोल को यहाँ पे हम इस डायग्राम से कम्प्लीटली समझ लेंगे, इसमें जो चीज़ें लिखी हुई है उससे पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, एक ऐसा बोर्ड जिसके ऊपर इनपुट डिवाइस, इनपुट आउटपुट पोर्ट और हमारी सिस्टम बस जहाँ पे भी यूज़ करते हैं तो वो तीनों बस आ जाएंगी, डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। यहाँ पे हमारी मेमोरी हो गई, सीपीयू हो गया, क्लॉक स्पीड हो गई, ये सारी एक ही बोर्ड पे लगी होती है जहाँ पे हम सब कुछ काम कर सकते हैं। तो वो क्या कहलाता है, यहाँ पे हमारा माइक्रो प्रोसेसर कहलाता है। आजकल बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आते हैं जिनमें माइक्रो प्रोसेसर पहले से डला आता है। तो ये हमारा था प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर और डेटा बस, या सॉरी सिस्टम बस के बारे में। और तो ये चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। अब हम पढ़ेंगे डेटा एंड इन्फॉर्मेशन के बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और भी टॉपिक्स हैं वो इस क्लास के बाद में पढ़ेंगे। के अंदर हम पढ़ेंगे डेटा और इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो डेटा और इन्फॉर्मेशन क्या होता है, तो सबसे पहले मैं आपको डेटा के बारे में बता देता हूँ। तो डेटा क्या है, कोई भी ऐसी फाइल जो कि रॉ मटेरियल होती है वो क्या कहलाती है, डेटा कहलाती है। तो रॉ मटेरियल क्या क्या चीज़ें हो सकती है, आपकी म्यूजिक फाइल हो सकती है, आपकी वीडियोज़ फाइल हो सकती है, आपके गाने हो सकते हैं, आपकी पिक्चर हो सकती है, नंबर फाइल हो सकती है, टेक्स्ट फाइल हो सकती है, सारी डेटा में कहलाएगी जब वो रॉ फॉर्मेट में होंगी। हमारे पीसी का पर्पज़ ही क्या है, यूज़र के द्वारा इनपुट के अंदर क्या किया जाता है, डेटा प्रोवाइड किया जाता है। डेटा को प्रोसेस करने के बाद में कंप्यूटर क्या करता है, हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो डेटा प्रोसेस होने के बाद में इंफॉर्मेशन बन जाता है। इंफॉर्मेशन के सेट को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे नॉलेज बोलते हैं। और नॉलेज का जब सेट हो जाता है तो हमारे पास क्या आती है, विजडम आती है। तो ये इसका प्रोसेस है। जब हम क्या करते हैं, इनपुट प्रोवाइड कराते हैं तो हम डेटा प्रोवाइड कराएंगे और उसके बाद में क्या हो जाएगा, प्रोसेस होने के बाद में इंफॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। डेटा होता है रॉ मटेरियल, इंफॉर्मेशन होती है प्रोसेस किया हुआ डेटा। अब यहाँ पे डेटा एंड डेटा के टाइप्स हैं, तो मैंने आपको बता दिया था ये पहले ही कि नंबर हो सकते हैं या फिर क्या हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, कुछ सिंबल्स हो सकते हैं, ये सारा डेटा के अंदर कहलाएगा। तो डेटा के इसके अंदर टाइप्स दिए हुए हैं, इनको अच्छे से समझने के लिए हम डीबीएमएस में अच्छे से समझेंगे जब डेटाबेस मैनेजमेंट समझेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या है, स्ट्रक्चर डेटा है। स्ट्रक्चर डेटा का मतलब जो एक व्यवस्थित तरीके से है उसको हम डेटा कहेंगे। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे रोल नंबर, नेम, मंथ और अटेंडेंस। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 बच्चे हैं हमारे पास, 5 बच्चों के मई मंथ के अटेंडेंस है। उसके पास अगर बात करेंगे तो यहाँ पे दोबारा उन्हीं 5 बच्चों के हमारे पास जुलाई के हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर डेटा हो गया, स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा। स्ट्रक्चर्ड के बाद में अगर हम बात करेंगे अनस्ट्रक्चर्ड, जिसका कोई भी क्या नहीं है, कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, इस इंफॉर्मेशन का रैंडम इंफॉर्मेशन है। अब इसमें अपने पता नहीं लगा सकते कि सब बच्चों का, तो ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो गया। सेमी स्ट्रक्चर का मतलब है जिसमें आधा स्ट्रक्चर्ड होता है आधा अनस्ट्रक्चर्ड होता है। तो ये हमारा सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा हो जाता है। अगर इसके बाद में चलेंगे तो यहाँ पे डेटा कैप्चरिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीव ऑप्शन आएगा। तो डेटा कैप्चर का मतलब होता है डेटा को किस प्रकार से हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, किस प्रकार से कैप्चर करेंगे। कैप्चर करने का मतलब उसको स्टोरेज के अंदर स्टोर करना, अपनी मेमोरी के अंदर उसे स्टोर करना। तो डेटा कैप्चर करने के लिए हम वैसे किस चीज़ का यूज़ करते हैं, अगर हम करेंगे तो सेंसर का, रिमोट सेंसर का यूज़ करते हैं। जैसे देखिए मौसम, मौसम का आपके पास मैसेज आता होगा। जैसे मैं राजस्थान से हूँ तो राजस्थान में क्या मैसेज आता है कि बहुत तेज़ ठंडी शीतलहर चलेगी, या फिर गर्मियों में आता है कि आज इतना ज़्यादा टेम्परेचर जा सकता है तो आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो वो सारा डेटा कैप्चरिंग करते हैं वेदर का, और उसके बाद में वो एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। उसी प्रकार डेटा कैप्चरिंग, एक यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, कैप्चरिंग डेटा यूजिंग बार कोड। तो अब हमारे पास बार कोड है, तो बार कोड क्या करता है, बार कोड जैसे ही बार कोड होते हैं उन पे क्या करेंगे, अपने स्कैन करेंगे बार कोड रीडर से, तो उसके अंदर क्या प्राइस है, क्या उसके ऊपर ऑफर चल रहे हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती है हमारे बार कोड से रीड करते हैं। तो जब आप सुपरमार्केट में जाते हैं कोई चीज़ परचेज़ करने, तो वहाँ पे बार कोड से ही परचेज़ किया जाता है। कोई भी प्रोडक्ट है वो स्कैन करेंगे, स्कैन करने के बाद में उसकी सारी डिटेल आ जाएगी, भाई क्या नाम है उस प्रोडक्ट का, क्या उस पर ऑफर चल रहा है, वो सारी चीज़ यहाँ पे आ जाती है और अपने क्या करते हैं, उसको परचेज़ कर लेते हैं। और उसके बाद में आ गए यहाँ पे स्टोरेज आ गई। स्टोरेज जो अपने क्या कर रहे थे, तो यहाँ पे देखिए इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द कैप्चरिंग डेटा। जो कैप्चर किया उसको लेटर मतलब बाद में प्रोसेसिंग करने के लिए कहीं ना कहीं स्टोर करेंगे, तो वहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, स्टोरेज हो जाएगी। डेटा रिट्रीवल, जहाँ पे हमने स्टोर किया था उससे वापस प्रोसेसिंग के लिए अगर काम में लेते हैं, स्टोरेज से अपने वापस प्रोसेसिंग के लिए काम में लेते हैं, उसको बोलते हैं रिट्रीवल। तो यहाँ पे डेटा का रिट्रीवल हो जाएगा। उसके बाद में डेटा डिलीट करना और डेटा रिकवर करना। डेटा को स्टोरेज से क्या करेंगे, डिलीट करेंगे, तो यहाँ से स्पेस खाली हो जाएगा। अगर यहाँ पे अपने को रिकवर करना है, गलती से डेटा डिलीट हो गया, वापस इस डेटा को चाहिए, तो हम क्या कर लेंगे, रिकवर कर लेंगे। यही डेटा डिलीशन और रिकवर है। इसको कम्प्लीटली अपने समझेंगे आगे के चैप्टर्स के अंदर। अब आ जाता है हमारे पास सॉफ्टवेयर।
सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो देखिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर आपने नाम तो बहुत सुना होगा, लेकिन इसको अगर बेसिकली समझें तो ये मैं एच लिखता हूँ हार्डवेयर का और एस लिखता हूँ सॉफ्टवेयर का। अगर हार्डवेयर को मैं डायरेक्ट आपको हाथ में दे दूँ तो आप उसे यूज़ नहीं कर सकते, वो फिजिकल कंपोनेंट होता है, उसको आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन उसे डायरेक्ट क्या नहीं कर सकते, यूज़ नहीं कर पाओगे आप। उसके लिए हमें क्या चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए। टिल नाउ वी हैव स्टडी अबाउट द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, बट द हार्डवेयर इज़ नो यूज़ ऑफ इट्स ऑन। उसका सीधा ही यूज़ नहीं किया जा सकता। हार्डवेयर नीड टू बी ऑपरेट बाई ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो वो ऑपरेट किसके द्वारा किया जाएगा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या सेट ऑफ प्रोग्राम बोलेंगे, वो होते हैं सॉफ्टवेयर। दैट इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आर रेफर टू एज सॉफ्टवेयर। इट इज़ दैट कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम विच वी कैन टच और व्यू फिजिकली। अब देखो सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ कि सॉफ्टवेयर क्या करेंगे, ये हमारा सॉफ्टवेयर है, ये इस हार्डवेयर को अपने को क्या करेगा, यूजर को एक्सेस करने का क्या देगा, इंटरफेस प्रदान करेगा। अब क्या है, आप किसी भी हार्डवेयर को यूज़ ले सकते हैं। जैसे अगर एक एग्जांपल समझते हैं, आपके फ़ोन में कैमरा है, अगर कैमरा को मैं आपके हाथ पे दे दूं और बैटरी दे दूं तो आप चला पाओगे नहीं। अब कैमरा कब एक्सेस होगा, जब आपके फ़ोन के अंदर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है या iOS ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, उसके अंदर कैमरा की एप्लीकेशन होनी चाहिए। जैसे ही कैमरा की एप्लीकेशन होगी तभी क्या कर सकते हैं, अपने उसको क्या करेंगे, यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को अगली क्लास में हम अच्छे से समझेंगे। आज हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो चलिए पहले सॉफ्टवेयर से पहले हमें एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, वो क्या है, हार्डवेयर। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ हार्डवेयर कैसा होता है। तो यहाँ पे मैंने एक कैबिनेट को ओपन कर लिया है, उसके अंदर आप यहाँ पे मैं आपको चीज़ें दिखाता हूँ। इसको हार्डवेयर बोलते हैं, जिसको मैं टच कर सकता हूँ या फिर अपनी आंखों से देख सकता हूँ। तो ये हमारी रैम हो गई, उसके बाद ये मदरबोर्ड, यहाँ पे इसके नीचे हमारा सीपीयू लगा हुआ है, ये पावर सप्लाई हो जाती है, ये हार्डवेयर है। अगर ये सारी चीज़ें मेरे पास है तो मैं इनका यूज़ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मेरे पास सॉफ्टवेयर नहीं है। तो चलिए अब जानते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और सेट ऑफ प्रोग्राम होते हैं जो कि हमें हार्डवेयर को यूज़ करने की क्या करते हैं, फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हम जब क्या करते हैं, किसी भी हार्डवेयर को यूज़ करेंगे तो विदाउट सॉफ्टवेयर उसे यूज़ नहीं कर पाएँगे। अब बात आती है कि सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं। तो मेनली अगर हम यहाँ पे बात करें तो 2 टाइप्स के हो जाएँगे हमारे, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर थर्ड बात करते हैं तो वहाँ पे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। जब भी हमारे पास कोई हार्डवेयर है, जैसे मैंने आपको अभी हार्डवेयर दिखाया, वो हार्डवेयर को यूज़ करने के लिए एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म हमें देना होगा जो सारे हार्डवेयर के क्या कर सके, सारे हार्डवेयर को एक्सेस करने की हमें मदद दे सके, वो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। मेरे पास एक टैब है माई का, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर यहाँ पे एंड्रॉइड वर्जन लिखा आ रहा है, ओएस वर्जन यहाँ पे लिखा आ रहा है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन क्या है, इसके अंदर एंड्रॉइड डला हुआ है, तो एंड्रॉइड के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, और ऐप्स चला सकते हैं। तो हमें पूरे हार्डवेयर को एक साथ एक्सेस करना है या यूज़ करना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। कंप्यूटर में यही ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो होता है, इसी के ऊपर हम कोई दूसरी ऐप चला सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे मैं कैमरा को ओपन करता हूँ, तो कैमरा स्पेसिफिक हार्डवेयर पार्ट है, यहाँ पे मैं इसे ऑन करता हूँ, तो ये देखिए ये स्पेसिफिक हार्डवेयर पार्ट है जो कि मैं कैमरा ऐप के थ्रू इसे यूज़ कर पा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले इसके अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी है। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमें कंप्लीटली हार्डवेयर को एक्सेस करने की फैसिलिटी देता है, तो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर में अगर कंप्यूटर में बात करें तो हम विंडोज़ यूज़ करते हैं, और इसके एग्जांपल की बात करें तो लाइनेक्स, यूनिक्स, एंड्रॉयड, आईओएस और मैकिंटोश, ये सारे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। इनके बिना हमारे डिवाइसेस ऑन ही नहीं हो पाएंगे, बूट ही नहीं हो पाएंगे। अब बूट नहीं हो पाएंगे, अब बूट हो जाएँगे अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो उसके बाद में हम किसी भी प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने आपको कैमरा ऐप दिखाई, आप अपने फ़ोन के अंदर यूट्यूब ऐप ओपन करते हैं, तो यूट्यूब में ऐसा है क्या, किसी को फ़ोन डायल कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो जो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए बनाए होते हैं। एक स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए बनाए होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्ज़ाम्पल मैं अगर आपको बताऊँ, तो हम यूट्यूब ऐप यूज़ करते हैं, वीएलसी मीडिया प्लेयर आता है हमारा, क्रोम ब्राउज़र आता है, एमएस ऑफ़िस के जितने भी बंडल में सॉफ्टवेयर आते हैं वो सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। उसके बाद में आती है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम और ड्राइवर्स आते हैं, डिवाइस ड्राइवर, उसके बाद में हमारे आगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ओएस के ऊपर चलते हैं, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही वर्क करेंगे। उनके एग्ज़ाम्पल भी मैंने आपको बता दिया। बात है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पे। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जैसे अगर आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाते हैं तो एंटीवायरस एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है।
अगर साइज़ कोई फ़ाइल है उसका साइज़ बड़ा है तो उनको कंप्रेस करना है, उनको छोटा करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कंप्रेस्ड करने के लिए सॉफ्टवेयर वो आ जाएँगे। डिस्क क्लीनअप के जितने भी सॉफ्टवेयर आते हैं, वो डिस्क डिफ्रैगमेंट के जितने भी सॉफ्टवेयर आते हैं, वो सारे के सारे हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको जैसा भी लगता है हमें क्या करना चाहिए, कंटेंट की क्वालिटी बढ़ानी चाहिए या फिर कोई भी कमी आपको वीडियो के अंदर लगती है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।